नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड एग्जाम और जो जीआईसी का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्टिव पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो बने रहिए सेशन के साथ। अगर आपके कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप डाउट जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए एक बार। इन विच ईयर यूएनओ एडॉप्टेड अ डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। किस साल यूएनओ ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन एडॉप्ट की थी? तो यहां ध्यान दीजिए आप, देखो समझिए। जब हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि निर्धनता या गरीबी, तो ये जो पॉवर्टी है, अब देखो यहां एक वर्ड आया है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये जो गरीबी है दो टाइप की होती है। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है आपको, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन परिभाषा कब एडॉप्ट की थी? तो ये 1995 में की थी। कब की थी? 1995 में। अब पॉवर्टी है क्या? तो पॉवर्टी वो कंडीशन है, पॉवर्टी वो स्थिति है, वो कंडीशन है जब कोई इंडिविजुअल या कम्युनिटी, जब कोई एक व्यक्ति या पूरा समुदाय इतना भी अर्न नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी इसेंशियल जो नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उनको पूरा कर पाए। इसेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता ये कंडीशन गरीबी की कहलाती है। गरीबी दो प्रकार की है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी सक्षम नहीं है, वो है एब्सोल्यूट गरीबी, यानी कि पूर्ण रूप से गरीब। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है सापेक्ष गरीबी। क्या है भाई सापेक्ष गरीबी? समझिए। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब यह है, मान लीजिए जैसे मैं मान लो कि 10,000 रुपए कमा रहा हूं सपोज मंथली, तो इसका मतलब है मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में तो नहीं आऊंगा, गरीबी की रेखा से ऊपर ही रहूंगा। एक व्यक्ति है 20,000 कमा रहा है, तो वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम दोनों में से कोई गरीब नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी तुलना उससे सामने वाले से करता हूं तो पता लगता है कि वो 20,000 कमा रहा है, मैं 10,000, तो उसकी तुलना में मैं गरीब हूं। वैसे गरीब नहीं हूं, उसकी तुलना में मैं गरीब हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है फॉर्च्यूनर की कार और आपके पड़ोसी के पास है मर्सिडीज बेंज, तो हैं तो दोनों सफिशिएंट अपने आप में, लेकिन जब आप फॉर्च्यूनर वाले हो, आप तुलना करोगे मर्सिडीज वाले से, तो अपने आप को उसकी तुलना में गरीब पाओगे। वैसे इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो आप गरीब नहीं हो, लेकिन जब आप किसी से तुलना करते हो तब आपके पास कम संसाधन है, उसके पास ज्यादा है,
तो आप उसकी तुलना में गरीब हो, इसे बोलते हैं सापेक्ष गरीबी यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है 95 यूएनओ। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following methods has been used to estimate poverty in India? भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल होती है? भारत में गरीबी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल होती है? एक है हेड काउंट रेशियो, फिर कैलोरी इंटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम। तो ध्यान रखिए, भारत में गरीबी को मेजर करने के लिए कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं? एक तो हेड काउंट रेशियो इस्तेमाल होता है जो अनुपात है। दूसरा, हर एक व्यक्ति कितने कैलोरी खाने में ले पा रहा है, इससे भी डिसाइड होता है कि कौन कितना गरीब है। अगर कोई कम कैलोरी ले रहा है तो वो गरीब है, कोई कैलोरी सही ले रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि हर घर में खाने पर कितना खर्च हो रहा है, खाने पर कितना खर्च हो रहा है, इससे भी पता लगता है गरीब। चौथा है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो भाई प्रति व्यक्ति आय से पता नहीं लगता है कि कौन कितना गरीब है। अब सपोज देश की जो जीडीपी है, देश की जीडीपी को उसकी जनसंख्या से भाग दे दो, नेशनल इनकम को, ठीक, तो जो आएगा वो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। आय यानी कि एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है हर किसी की एवरेज इनकम। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा है, फिर भी प्रति व्यक्ति आय तो उसकी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देश की जितनी इनकम है उसको जनसंख्या से भाग दे दो तो हर एक के हिस्से में एवरेज इनकम तो कुछ ना कुछ आएगी, तो पर कैपिटा इनकम तो उसकी आ जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में वो कमा रहा है? नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय से हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता कौन गरीब है कौन नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 बी आंसर। आगे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया आर बेस्ड ऑन। भारत में जो बेरोजगारी का मापन है और गरीबी का मापन है वो किस पर आधारित है? एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, सीएसओ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, प्लानिंग कमीशन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, या एनएसएसओ फैमिली इनकम सर्वे। तो भाई देखो, एनएसएसओ जिसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का सर्वे करता है कि किस घर में खाने पर कितना खर्च किया जाता है, उस सर्वे के अनुसार एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एस्टिमेट की जाती है इंडिया में। समझ गए? अब एक चीज आप याद रखना, आंसर तो ए हो गया इसका। एक चीज आपको बता दूं, ये जो एनएसएसओ है और एक है सीएसओ,
अब इन दोनों को मर्ज कर दिया है 2019 में भारत सरकार ने, और मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्या? NSO। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो 50 में स्टेब्लिश हुआ, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 51 में स्टेब्लिश हुआ, इन दोनों को मर्ज करके अब NSO बन गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। समझ गए? ध्यान रखेंगे। पांचवा, द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में गरीबी रेखा निर्धारण, इंडिया में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? इनकम डेटा के आधार पर, सेविंग डेटा के आधार पर, या कंजप्शन डेटा के आधार पर? कितना वो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है उसके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है पॉवर्टी लाइन को, कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, गरीबी रेखा। तो जो लोग, जैसे मान लो ये गरीबी रेखा निर्धारित कर दी, तो गरीबी रेखा से नीचे जो आएंगे, यानी कि एक स्टैंडर्ड है कि इतना बेसिक खर्च होना चाहिए लाइफ को सरवाइव करने के लिए। अगर उससे भी कम व्यक्ति खर्च कर रहा है, यानी कि उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो BPL कहलाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। और गरीबी रेखा से ऊपर जो हैं उन्हें कहते हैं एबव पॉवर्टी लाइन। समझ गए? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर। आगे, विच मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिसाइड द पॉवर्टी लाइन। निम्नलिखित में से वो कौन सी विधि है जो गरीबी रेखा के निर्धारण में इस्तेमाल नहीं होती है? एवरेज पर कैपिटा इनकम गरीबी रेखा के निर्धारण में इस्तेमाल होती है। कैलोरी इन फूड ये भी होती है। हेड काउंट रेशियो ये भी होता है। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। तो यहां ध्यान रखना आप, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के आयाम, गरीबी के आयाम, तो भैया सिर्फ अगर खाने को ही नहीं मिल रहा है वही गरीब नहीं होता। अगर किसी को शिक्षा नहीं ले पा रहा है वो भी गरीब। कोई शुद्ध पानी नहीं पी पा रहा है वो भी गरीब। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं वो भी गरीब। ठीक है, ये बहुत सारे आयाम होते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, एवरेज पर कैपिटा इनकम, इससे पता नहीं लगता गरीबी के बारे में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ए। आगे देखिए, Which of the following committees recommended a poverty line based on nutritional requirement exclusive? निम्नलिखित में से वो कौन सी कमेटी है जिसने गरीबी रेखा के बारे में सिफारिश की, और किस आधार पर गरीबी रेखा के बारे में सिफारिश की? वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि पोषक तत्वों की जरूरत। जो पोषक तत्वों की मात्रा है जो शरीर में जानी चाहिए, उनकी जो जरूरत है, उसके आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण की बात की है। तो वो कौन सी समिति है? अलग कमेटी, पाई के अलग कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। तो अलग कमेटी ने जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर बात की है। बाकी तेंदुलकर कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी ये कैलोरी के फॉर्म में, तेंदुलकर कमेटी इन्होंने रुपए के फॉर्म में बता दिया है ना। 700 कुछ रुपए रूरल एरिया के लिए, 1407 रुपए अर्बन एरिया के लिए इन्होंने बता दिया। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। तो गरीबी रेखा से संबंधित कमेटीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखेंगे इसको। अभी तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो भी फॉलो की जाती है। आगे प्रश्न, According to Planning Commission, how many average daily calories per person define the poverty line in urban area? Urban area, शहरी क्षेत्र में
प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी ये डिफाइन करेगी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। तो ध्यान रखना, अगर शहरी क्षेत्र में कोई 2100 कैलोरी इंटेक कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम पे जाएगा तो वो गरीब हो जाएगा। समझ गए? आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर कैपिटा कैलोरी इंटेक हैज बीन रिकमेंडेड टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में पॉवर्टी लाइन कितना है? 2400। ठीक है, अर्बन एरिया में 2100। 13वां प्रश्न, persons below the poverty line in India are classified as such based on whether। जो पर्सन्स हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है ऑन विच बेसिस। तो यहां देखो आप, ए, दे आर एंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फूड बास्केट, दे गेट वर्क फॉर प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, they belong to agricultural laborers household and the scheduled state tribe social group, या their daily wages fall below the prescribed minimum age। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, person below the poverty line in India are classified as such based on whether they are entitled to minimum prescribed food basket, यानी कि जितना खाना उनको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जितना खाना उनको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी थी? तो निर्मला देश पांडे उसके चेयरमैन थे, या वी सिद्धार्थ उसके चेयरमैन थे, सुरेश तेंदुलकर या प्रोफेसर जानकी रमनम। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी इसे कहते हैं और सुरेश तेंदुलकर इसके चेयरमैन थे। आगे, हु हैज डिटरमाइंड द पॉवर्टी लाइन? 32 रुपए पर डे पर पर्सन कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया एंड 47 पर डे फॉर अर्बन एरिया। यानी कि किसने डिटरमाइन की पॉवर्टी लाइन, जिसमें कहा कि 32 रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति, ये डिसाइड किया। और ये किसके लिए था? ये है आपका रूरल एरिया के लिए। और अर्बन के लिए वहीं 47 रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति, ये है अर्बन के लिए। तो वो कौन सी कमेटी है? तो प्रोफेसर एस डी तेंदुलकर कमेटी नहीं, प्रोफेसर सी रंगराजन कमेटी बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 32 रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति रूरल एरिया के लिए कहा कि इतना उसे कमाना चाहिए, तभी इतना उसको मिलना चाहिए, तभी उसकी जो बेसिक जरूरत है वो पूरी होगी। 32 रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति। ठीक, और शहर के लिए ये नंबर था 47 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन। तो ये है आपका प्रोफेसर सी रंगराजन कमेटी। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाई, कल्चरल पॉवर्टी, तो भैया ऑस्कर लेविस का नाम याद रखेंगे आप। इन्होंने सांस्कृतिक गरीबी को परिभाषित किया। कल्चरल गरीबी ऑस्कर लेविस ने, ऑस्कर लेविस जो है प्रोपाउंडर हैं किसके? कल्चरल पॉवर्टी के। आगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी एट द नेशन एंड स्टेट लेवल? राष्ट्र के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, यानी कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर कौन सी वो नोडल एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी है जो गरीबी है उसको एस्टिमेट करना? तो ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन ये नहीं है, रूरल मिनिस्ट्री भी नहीं है, होम मिनिस्ट्री भी नहीं है, प्लानिंग कमीशन है। लेकिन भैया देखो, प्लानिंग कमीशन, ये जो प्लानिंग कमीशन है जिसे आप योजना आयोग कहते हैं, ये जो प्लानिंग कमीशन है जिसे आप योजना आयोग कहते हैं,
योजना आयोग को अगस्त 2014 में डिसॉल्व कर दिया है। इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई है। ठीक है, तो पहले कौन करता था? इस सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे गरीबी का एस्टिमेशन वो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग करता था। कौन करता था? योजना आयोग। अब ये नहीं रहा। योजना आयोग की बात हो या नीति आयोग की बात हो, चेयरमैन कौन होते थे इनके? तो खुद प्रधानमंत्री। नीति आयोग के भी होते हैं और योजना आयोग के भी होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रहेगा। Which among the following committees recommendation are used for estimating the poverty line in India? भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सी कमेटी, कौन सी समिति की सिफारिश मानी जाती है? तो दत्ता कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, चलैया कमेटी या चक्रवर्ती कमेटी? तो लक्कड़वाला कमेटी की सिफारिश मानी जाती है इंडिया में गरीबी का निर्धारण करने के लिए, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए लक्कड़वाला कमेटी की सिफारिश मांगी जाती है। Which of the following committees was set up in India for the identification of BPL families in urban area? शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो परिवार हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी? तो हासिम कमेटी। हासिम कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को चिन्हित करना, ये काम था इसका। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखो, कंसीडर द, एक सेकेंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक दिया है आपको कथन और इधर दिया है कारण। कौन सा सही है? क्या दोनों सही है या कोई एक? देख लेते हैं। कथन कह रहा है इन इंडिया बोथ रिच एंड पुअर आर माल नोरिस्ड, यानी कि एक कथन कह रहा है कि भारत में चाहे तो आदमी अमीर हो या गरीब हो, चाहे अमीर लोग हो या गरीब, जो माल नोरिस्ड हैं यानी कि कुपोषित होते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ये मान लिया। दूसरा, रिच ईट रॉन्ग डाइट, जो रिच लोग हैं वो गलत डाइट खाते हैं, एंड पुअर ईट पुअर डाइट, जो गरीब लोग हैं वो बहुत कम खाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखो आप, दोनों ही अपने अपने लेवल पे सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां क्या कह रहा है? कथन द्वारा से पढ़ो, भारत में गरीब हो या अमीर दोनों ही कैटेगरी के लोगों में कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। ठीक, कथन कह रहा है, कारण कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो गलत डाइट खाते हैं, खाते तो बहुत हैं लेकिन गलत डाइट खाते हैं, और जो गरीब है वो गरीब डाइट खाता है यानी कि बहुत कम। तो इस वजह से गरीब कुपोषित हो जाता है क्योंकि उसकी डाइट बहुत ही पुअर है, कम खाते हैं, और अमीर जो है कुपोषित हो जाता है क्योंकि वो खाते तो बहुत है लेकिन सही डाइट नहीं खाते हैं, सही खाना नहीं खाते हैं।
तो दोनों ए और आर ट्रू है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज के 20 क्वेश्चंस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।